मोहन शहर से गांव घूमने अपने दोस्त के घर आया था। पूरा दिन गांव घूमते घूमते उसे रात हो गई थी और वो अकेला गांव में अपने दोस्त के घर लौट रहा था, पर वो रास्ता भूल चुका था। अरे अरे यार, इतनी रात हो गई है और मैं रास्ता भी भूल गया हूँ। कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर अब मोहन आगे की ओर चल पड़ता है, लेकिन तभी जोरों की हवा चलने लगती है और इस तूफान से बचने के लिए वो जोर जोर से भागने लगता है और भागते भागते अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और वो गिर पड़ता है। जिसके बाद वो देखता है नीचे एक घायल लड़की थी। उसे देख वो कहता है, ये क्या, ये तो लड़की है, लेकिन इस घने जंगल में इस तूफानी रात में ये यहाँ कैसे आई? हे भगवान, ये तूफान भी बढ़ता जा रहा है, मुझे उसे यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। इतना कहकर अब मोहन उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने साथ एक झोपड़ी में ले जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच थी। वहाँ जाकर वो उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो लड़की होश में आ जाती है और कहती है, तो तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? अरे अरे घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। मैं तूफान से बचने के लिए घर की तरफ जा रहा था और तभी मुझे तुम बेहोशी हालत में मिली। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने साथ ले आया। बचाकर ले आए मतलब? एक बार बाहर देखो, कितनी जोर से तूफान आया है। अच्छा, तो तुम इस तूफान से मुझे बचाने की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन तुम क्या समझी और किससे बचना चाहती थी तुम? कुछ नहीं, ये बताओ आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे? अब मोहन नीलम को जंगल आने की वजह बताता है और ऐसे ही तूफान रुकने तक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसे ही ये रात कट जाती है। अगली सुबह मोहन नीलम से कहता है, लगता है अब तूफान थम गया है, अब हम आराम से अपने अपने घर जा सकते हैं। मोहन जी, मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं बस यहाँ वहाँ घूमकर अपना गुजारा करती हूँ, एक बंजारन जो हूँ। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वैसे अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगी? आपके घर मतलब? मतलब शादी करके। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहन से बात नहीं कर नीलम थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन बाद में नीलम शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसी दिन मोहन और नीलम दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मोहन नीलम को अपने साथ शहर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसकी माँ नीलम को देखकर मोहन से पूछती है, बेटा मोहन, ये लड़की कौन है? माँ ये नीलम है और हम दोनों ने शादी कर ली है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बेसहारा को सहारा देने में कोई बुराई नहीं है और इसका नेचर भी काफी अच्छा है। बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिया करते। कम से कम तुम मुझे शादी करने से पहले बता तो देते, मैं तेरी शादी अच्छे से करवाती। तू मेरा इकलौता बेटा है। खैर अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश अच्छे से करूँगी। इतना कहकर कमला अंदर जाकर पूजा की थाली और गृह प्रवेश का सामान लेकर आती है और दरवाजे पर रख देती है। जिसके बाद नीलम अपना गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। ऐसे ही आप एक दिन और भी आ जाता है। रात के समय जब सभी सो रहे थे तो अचानक से नीलम उठकर घर के बाहर जाने लगती है। तभी कमला भी पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ती है, तो वो नीलम को घर के बाहर जाते देख हैरान हो जाती है और उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि नीलम थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती है। ये देख कमला हैरान हो जाती है और कहती है, हाय राम, अभी तो यही थी, अचानक से नीलम बहू कहाँ गायब हो गई? कहीं वो कोई चुड़ैल तो नहीं है? हाय, मेरे बेटे ने किसी भूतनी से शादी तो नहीं कर ली? पता करना पड़ेगा। इतना कहकर कमला आगे की ओर जाती है और नीलम को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो जल्दी से घर आती है और अपने बेटे के कमरे में जाकर नीलम को देखती है, तो वो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। ये देखकर कमला बहुत हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह कमला लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, जिसमें नागिन सीरियल आ रहा था और वो बड़े ही ध्यान से उसको देख रही थी, जिसमें लड़की एक इंसान से नागिन में बदल जाती है। तभी पीछे से नीलम आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और कमला बुरी तरह से डर जाती है और कहती है, हाय राम, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे भला कौन डराता है किसी को? माफ करना माँ जी, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रही थी आज खाने में क्या बनाऊं?
कुछ भी बना दे, लेकिन ऐसे डरा मत, वरना किसी दिन मेरा भूत बन जाएगा। और हाँ, आगे से जब भी मैं नागिन सीरियल देख रही हूँ तब मुझे टोकना या रोकना मत, मेरा फेवरेट सीरियल है ये। माँ जी, आप नागिन सीरियल भी देखती हैं? इसमें ऐसा क्या है जो आप इतने ध्यान से देखती हैं? इसमें एक बहू की कहानी है जो कि एक आम इंसान बनकर एक घर में रहती है, लेकिन असल में नागिन होती है और अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए यहाँ आई होती है। मुझे ये सीरियल बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये बात है। इतना कहकर आप नीलम वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर एक बार नीलम अपने कमरे से निकल रही होती है। तभी कमला भी किसी काम से अपने कमरे से निकलती है और नीलम को फिर से बाहर जाते हुए देख लेती है और इस बार भी उसका पीछा करती है। तो वो देखती है नीलम घर से बाहर जाते ही एक छिपकली में बदल गई थी। ये देखकर कमला की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को खुद के कमरे में पाती है और उसके सामने उसका बेटा खड़ा था और वो उससे पूछता है, हाँ, अब ये तो बताओ कि घर में जगह कम थी जो आप घर के बाहर जाकर सुबह सुबह सो रही थी। बेटा वो नीलम एक छिपकली है बेटा, उसे भगा दे घर से, वो हमें खा जाएगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? माना कि सास अपनी बहू को गुस्से में गिरगिट, सांप और छिपकली कह देती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे घर से बाहर कर देंगी। अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, लेकिन ऐसे गुस्से में मुझे छिपकली ना कहें। अरे मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, एक छिपकली है। मैंने खुद ही इसे अपना रूप बदलते हुए देखा है। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा दिन नागिन देखते देखते नागिन देखना बंद कर दीजिए। भला इच्छाधारी छिपकली कहाँ होती है? हाँ मोहन जी, आप सही कह रहे हैं। लगता है माँ जी ने कोई बुरा सपना देखा था। अरे इच्छाधारी छिपकली, तू चुप कर। मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से रूप बदलते हुए देखा है। निकल जा मेरे घर से, वरना छिपकली मारने वाली दवा मिला के तुझे मार दूंगी। माँ, आप कैसी कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आराम कीजिए, लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है। इच्छाधारी छिपकली का पर्दाफाश तो मैं करूंगी, इसका जरूर कोई ना कोई तोड़ होगा। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और कमला अपनी बहू नीलम से डर डर कर रहती थी, क्योंकि उसे नीलम की सच्चाई पता चल गई थी। एक दिन वो नीलम की सच्चाई सामने लाने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है, जिसे वो सब बताती है और तांत्रिक कहता है, तुम्हारी परेशानी मैं समझ गया हूँ। मैं कब से उस इच्छाधारी छिपकली को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे छुप छुपा कर पता नहीं कहाँ खो गई थी। अब मुझे वो मिल गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पकड़कर अपने कब्जे में कर लूंगा, जिससे कि वो आपको और आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बस आप जल्दी से उस इच्छाधारी छिपकली को मेरे घर से निकाल दीजिए। मुझे उससे बहुत डर लगता है, पता नहीं कब अपनी जीभ से शहद डालकर मुझे मार दे और मेरे बेटे को भी। हाँ हाँ, आज ही मैं इस समस्या का हल करता हूँ। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। नीलम को पता चल गया था कि उसकी सास उस तांत्रिक के पास उसे घर से बाहर निकालने के लिए गई है और मोहन को उसकी सच्चाई पता चलने से पहले ही वो खुद मोहन को सारी बात बता देती है और मोहन से कहती है, मोहन जी, आपकी माँ सच कह रही थी। मैं एक इच्छाधारी छिपकली हूँ, लेकिन ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। ये सब उस तांत्रिक की वजह से ही हुआ है, जिसने मुझे शाप दिया था। कैसा श्राप? मुझे सब सही से बताओ। नीलम अब मोहन को पूरी सच्चाई बताती है कि जब वो छोटी थी तब खेलती हुई वो गुफा में पहुंच जाती है और गुफा में बैठा एक तांत्रिक जो कि सच्चे मन से तपस्या कर रहा था, गलती से नीलम उसकी तपस्या भंग कर देती है और वो तांत्रिक उसे एक छिपकली बना देता है और नीलम उससे माफी मांगती है। तो वो उससे श्राप वापस ले ही रहा होता है, तभी उसकी मौत हो जाती है और नीलम इच्छाधारी छिपकली बनकर रह जाती है। जब ये बात बाकी तांत्रिकों को पता चली तो उसे एक शिष्य जो कि बहुत लालची तांत्रिक था, वो नीलम की जान के पीछे पड़ जाता है और नीलम को मारने के बाद उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त करने के लिए उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। उसी की वजह से नीलम यहाँ वहाँ भटक रही थी। तुम चिंता मत करो नीलम, मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम जानबूझकर नहीं कर रही हो और मैं उस तांत्रिक को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं माँ को भी समझा दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है मोहन जी। नीलम मोहन की बातों पर यकीन कर लेती है
लेकिन यहाँ नीलम की सास को तांत्रिक को घर पर बुलाकर लेकर आती है और वो तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण करके नीलम को अपने वश में करने की कोशिश करता है। तभी अचानक नीलम के मंत्रों के वश में आकर एक इच्छाधारी छिपकली में बदल जाती है और ये देखकर कमला बहुत घबरा जाती है। वो तांत्रिक नीलम से कहता है, अब तुझे मेरे चुंगल से कोई नहीं बचाएगा। बहुत हो गया तेरा छुपना। अब तुझे मार कर मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ तांत्रिक, मार दे। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम इसे मार देंगे। ले ले इसकी जान और हमें छुटकारा दिला इस छिपकली से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ आपका बुरा करने नहीं आई हूँ। ये तांत्रिक बहुत लालची है। अगर इसने मुझे मार दिया तो आपको भी मार देगा। नीलम कमला से उस तांत्रिक को भगाने के लिए कहती है, लेकिन कमला जरा भी उसकी नहीं सुनती और तभी वहाँ पर मोहन आता है और पीछे से तांत्रिक के सर पर मारता है, जिससे कि तांत्रिक बेहोश हो जाता है और उसके मंत्रों का असर भी खत्म हो जाता है और वो कमला को सब सच बताता है। जिसके बाद कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग पुलिस को बुलाकर उस तांत्रिक को जेल में भिजवा देते हैं। आप कमला को अपनी बहू से डर नहीं लगता था, क्योंकि नीलम कभी भी अब इच्छाधारी छिपकली नहीं बनती थी और कमला से माफी मांगकर खुशी खुशी नीलम को अपना लेती है। कंचन को आज देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए उसकी माँ सरला उसे एक नया सूट देते हुए कहती है, ले ये सूट मैंने तेरे लिए सिलवाया है। आज इसे पहनकर ही तू लड़के वालों के सामने आना, तुझ पर बहुत जचेगा। माँ, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे ही पहनूंगी। लेकिन माँ देखो ना, जब से मुझे पता लगा है कि आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तब से मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। अरे ऐसा घबराहट के चलते हो रहा होगा। चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी रसोई में जाकर काम देखती हूँ। सरला कंचन को सूट पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी उनके घर आ जाते हैं, तो सरला चाय नाश्ता देते हुए उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। तभी लड़के की माँ विमला कहती है, बहन जी वैसे घर तो आपका बड़ा सुंदर है। मैं कह रही थी आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, आखिर रिश्ते की बात तो उसे देखने के बाद ही आगे बढ़ेगी ना। जी जी बहन जी, मैं अभी अपनी कंचन को लेकर आती हूँ, वो बस तैयार ही हो रही है। सरला अब कंचन के कमरे में पहुँचती है तो कंचन उसे वहाँ नहीं मिलती। तभी वो परेशान होकर कहती है, हाय दैया, ये लड़की कहाँ चली गई? कहीं घर से भाग तो नहीं गई? कंचन, अरे ओ कंचन, कहाँ है तू? सरला की आवाज टॉयलेट में बैठी कंचन को सुनाई पड़ती है, तो वो वहीं से आवाज लगाकर कहती है, माँ मैं कहीं भागी नहीं हूँ, वो तो मुझे घबराहट के मारे जोर से आ गई, तो मैं बाथरूम में हूँ। हे भगवान, सत्यानाश हो इस नालायक का। ये कोई समय है क्या इन सब चीजों का? अरे लड़के वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं और ये टॉयलेट में बैठी है। इस वक्त तुझे टॉयलेट जाना था, उन्हें पता लगेगा तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे तो ऐसे बोल रही हो जैसे उनको तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। अब इन चीजों पर किसी का बस तो चलता नहीं है ना। चुप कर नालायक, और ये भाषण बंद करके जल्दी बाहर आ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, समझी? हाँ हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ, चैन से करने भी मत दो। लड़के वाले इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर में सरला कंचन को लेकर बाहर आती है। कंचन को देखकर विवेक और उसकी माँ की आंखों में चमक आ जाती है। तभी विवेक अपनी माँ के कान में कहता है, तो मुझे लड़की पसंद है, आप तो बस हाँ कर दो और फिर चट मंगनी और पट ब्याह। नहीं नहीं बेटा, हाँ करने की भी क्या जरूरत है, सीधा फेरे ही करवा देती हूँ ना तेरे, नालायक। जी यही है मेरी कंचन, बहुत गुणी है और समझदार भी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है और फिर विवेक और कंचन भी आपस में बात करते हैं, जिसके बाद सबकी सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है और दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। तभी एक रोज लड़के वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ शगुन देने के लिए कंचन के घर आते हैं। तो विमला सरला से कहती है, बहन जी देखिए मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि शादी की दोनों परिवार की सारी रस्में साथ में करें, वो भी हमारे घर, जैसे हल्दी और मेहंदी की रस्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे दोनों तरफ के रिश्ते भी आपस में मिल लेंगे। बहन जी मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा हल्दी की रस्म से ठीक 1 दिन पहले आप बहू और अपने रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर आ जाइएगा। शुरुआत हल्दी की रस्म से ही होगी। हाँ हाँ हम जरूर पहुँच जाएंगे।
अब विमला शगुन का सारा सामान लेकर वहाँ चली जाती है और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इस बीच कंचन के घर में हलवाई शादी के लिए लड्डू तैयार कर रहे थे। उन लड्डुओं को देखकर कंचन के मुंह में पानी आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वो एक बार में ही ढेर सारे लड्डू खा जाती है। तभी उसकी सहेली वंदना उसके घर आती है और उसे इस तरह लड्डू खाता हुआ देखकर कहती है, हे भगवान, इतने सारे लड्डू तू खा रही है। अरे तेरी शादी है, अपने फिगर का तो ख्याल रख। इतना क्यों खा रही है पागल? लड्डू इतने स्वादिष्ट है वंदना कि मुझसे रहा नहीं गया। बस कर पागल, वरना कहीं तुझे दस्त ना लग जाए। ओहो, खाने के समय पर ऐसी बात कर दी ना। ले, नहीं खा रही, अब खुश? हाँ खुश, चल कमरे में। वंदना कंचन को कमरे में ले जाती है, लेकिन कंचन ने वंदना के आने से पहले ही इतने सारे लड्डू खा लिए थे कि अगले दिन उसका पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम के चक्कर लगाती रहती है। अब हल्दी का दिन आ जाता है और कंचन अपने परिवार के साथ विवेक के घर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो कहती है, माँ 2 मिनट, मैं अभी आई। अरे पहले ही क्या कम देर हुई है तुझे? और 2 मिनट चाहिए, चल जल्दी। आंटी जाने दो, वरना ये यहीं रायता फैला देगी। मतलब क्या है तेरा? इसका मतलब है कि मेरा पेट खराब है माँ, जाने दो, अब मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी कंचन भागते हुए टॉयलेट में जाती है और सरला यहाँ अपना सर पकड़ लेती है। कुछ देर में सरला कंचन को दवाई देती है, जिसके बाद सभी विवेक के घर पहुँचते हैं और फिर हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। हल्दी में विवेक के दोस्त भी आए होते हैं। तभी विमला कहती है, हाय क्या जोड़ी है मेरे बेटे और बहू की, किसी की नजर ना लगे। चलो अब हल्दी लगाना शुरू करो। हल्दी की रस्म के लिए आए सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना शुरू करते हैं। तभी कंचन के पेट में फिर से गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है और वो अपना पेट पकड़कर मन ही मन कहती है, हे भगवान, पेट में फिर से भूचाल आ रहा है, अब क्या करूं, किससे कहूं? ऐसे बीच रस्म में उठकर भी तो नहीं जा सकती। तभी कंचन एक बदबूदार पात छोड़ देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो विवेक का दोस्त राहुल कहता है, उफ, ये स्मेल कैसी आ रही है? हाय हाय, कौन इतनी बदबूदार छोड़ रहा है, सारा वातावरण दूषित कर दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको कैसे कहूं कि ये कारनामे मैं ही कर रही हूँ। तभी वंदना सरला के कान में कहती है, आंटी, लगता है कंचन को फिर से आई है, देखो कैसे कंट्रोल करके बैठी है। हाँ तो उसको बोल थोड़ा और कंट्रोल करे, अब ऐसे चलती रस्म में उठकर तो नहीं जा सकती ना। कंचन तो अब मुश्किल में पड़ जाती है कि इतने लोगों के बीच से उठकर कैसे बाथरूम जाए। उसे जोरों से लगी होती है, जिससे उसके चेहरे पर भी पसीना आने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कपड़ों में ही कर देती है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ, आपको अजीब सी बदबू नहीं आ रही? बदबू? कैसी बदबू होने वाली जीजा जी? और जिसे आप बदबू कह रहे हैं ना, वो हल्दी की खुशबू है। राहुल, लगता है तेरी साली की नाक खराब है जो बदबू को खुशबू कह रही है। वैसे अब तो मुझे भी बदबू आ रही है, लेकिन ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है? तभी विमला इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर चुपचाप बैठी कंचन और उसके कपड़ों पर जाती है, जो पीछे से गंदे हो गए थे। तभी वो गुस्से से कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया? बैठे बैठे ये सब कैसे? विवेक यार, लगता है भाभी का पेट खराब है। बताओ, आज हल्दी चल रही है और इसके पीछे इसके ये कारनामे। माँ जी, वो मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इसलिए। हाय दैया, हल्दी की रस्म में ही तेरा पेट खराब होना था। बहन जी, अरे काम से यहाँ आने से पहले इसे दवाई तो दे देती। सरला कुछ बोल ही नहीं पाती और रस्म में आए सारे रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंचन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी विवेक कहता है, माँ, आपको ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अरे हल्दी में बहू का पेट खराब है और उसने ये हरकत की, तो इसमें तमाशा उसने किया या मैंने किया? माँ, कंचन की तबीयत खराब है, उसे दस्त हो गए हैं और इसमें उसकी भी क्या गलती है? सब उसका मजाक बना रहे हैं। उस पर क्या बीती होगी आपने सोचा है? और आंटी, कंचन शर्म से नहीं कह पाई होगी, लेकिन आपको तो ये बात माँ को बता देनी चाहिए थी। सरला का सर झुक जाता है। कुछ देर बाद कंचन नहा धो लेती है
तो विवेक उसे समझाता है और खुद हल्दी की रस्म के लिए लेकर आता है, जिसके बाद उनकी हल्दी की रस्म संपन्न हो जाती है।